नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता इतिहास के संदर्भ में जो 1857 की क्रांति आपके सिलेबस में दे रखा है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक उस क्रांति के कारणों के संदर्भ में हमने एक ऐसी श्रृंखला शुरू की गई है आपके लिए ताकि आपको इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कम शब्दों में और कम समय में अच्छे से क्लियर करवाए जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं हूं चंदू सर की क्लास से आपके बीच में। चलिए, पहली बात, जब हम 1857 की क्रांति के संदर्भ में बात करते हैं तो क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। तो कारणों की बात कर रहे हैं तो कारण क्या क्या रहे होंगे। राजनीतिक कारण रहे होंगे, स्वाभाविक बात है। कहीं ना कोई आर्थिक कारण रहे होंगे, सामाजिक धार्मिक कारण रहे होंगे, सैनिक और तात्कालिक कारण रहे होंगे। मूल रूप से ये सभी चीजें हम जो है 1857 की क्रांति के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं चंदू सर की क्लास मंच, तो आपको यह सब चीजें वहां पर मिल जाती है। अब सबसे पहले राजनीतिक कारण क्या रह सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह भारतीय रियासतों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हम भारतीय रियासतों को तो कठपुतली बना दे, कि वह केवल और केवल हमारे ही अनुसार शासन करे। दूसरा, लॉर्ड वेलेजली जो है इसकी सहायक संधि की नीति, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी। मैंने अंडरलाइन कर दिया कि लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी, जिसने अधिकांश भारतीय रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया कि हाँ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यही हमारी माई बाप है। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली जो भारतीय रियासतें थी वह कुछ इस प्रकार है कि 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि की, 1799 में मैसूर ने की, 1799 में ही तंजौर ने की थी, 1801 में अवध ने की, 1802 में पेशवा ने की थी, 1803 में भोसले ने की, 1803 में ही बरार ने किया था और 1804 में सिंधिया ने सहायक संधि की थी। हमारी परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार आता है कि भारत की पहली रियासत कौन सी थी जिसने सहायक संधि की नीति को स्वीकार किया था। हैदराबाद थी। 1798 में यह नीति स्वीकार की गई थी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आता है, इसने हड़प की नीति चलाई। 1848 से 1855 के बीच में यह भारत का गवर्नर जनरल होता है। इसने व्यपगत का सिद्धांत, गोद निषेध प्रथा या राज्य अपहरण की नीति या हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स को अपनाया था। मूल रूप से क्या कहा इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कि कोई राजा है, अगर उसके खुद की कोई संतान नहीं है तो दूसरे की संतान को गोद नहीं ले सकता है। फिर राज्य का क्या होगा, बड़ा प्रश्न यह है, भाई राजा मर जाएगा तो उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो राजा का क्या होगा। उस परिस्थिति में लॉर्ड डलहौजी ने कहा, घबराते क्यों, मैं हूं ना, यानी कि आपका साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन जाएगा। क्लियर साहब। इस नीति के तहत अब इससे क्या हुआ, जो विभिन्न देशी रियासतें थी उनमें असंतोष पैदा हुआ कि अमेरिका जो ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश तो भाई साहब हमारी अस्मिता के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे जो नियम कायदे उनको हटा रहे हैं। तो कुछ रियासतें हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गई। इसकी एक ट्रिक आती है। ट्रिक क्या है कि संजय संभल कर उलझा कर नाग से, संजय संभल कर उलझा कर नाग से। सतारा मिलाया गया 1848 में, महाराष्ट्र में थी यह। जैतपुर उत्तर प्रदेश में थी, 1849 में विलय हुआ। संबलपुर उड़ीसा में थी, 1849 में विलय। बाघाटपुर हिमाचल प्रदेश 1850 में विलय। उदयपुर छत्तीसगढ़ 1852 में विलय किया गया। झांसी उत्तर प्रदेश 1853 में विलय। नागपुर महाराष्ट्र 1854 में इसका विलय किया गया था। तो इस प्रकार विभिन्न रियासतें जो है वह विभिन्न रियासतें ब्रिटिश सरकार ने एक गलत नीति के तहत अपने साम्राज्य का अंग बना दिया। अब इस नीति का परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ कि भारतीय रियासतों में तो असंतोष हुआ ही सही, साथ ही भारतीय जनता को लगने लगा कि अंग्रेज जो एक व्यापारी बनकर के भारत में आए थे, ये अब भारत में शासन करेंगे और हमें मजबूर करेंगे इनके अंतर्गत रहने के लिए, इनके द्वारा चलाए गए शासन के अंतर्गत रहने के लिए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ठीक है, चले साहब। 1856 में ही कुशासन के आधार पर जो है अवध का विलय कर लिया गया। तो अवध का विलय डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स यानी कि हड़प की नीति के तहत नहीं किया गया था, याद रखना, कुशासन के आधार पर किया गया था। अंग्रेजों द्वारा अनेक देशी राजाओं के पदों और जो उनकी पेंशन थी उनकी समाप्ति कर दी गई, जिससे भी उनमें असंतोष व्याप्त हो गया।
उनके पद और जो पेंशन थे उनको भी समाप्त कर दिया। जैसे 1831 ईस्वी में मैसूर के राजा की पेंशन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों के पदों और पेंशन और उपाधियों को समाप्त कर दिया। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। भाई साहब एक बात बताऊं मैं, समझना, राजाओं को मिलने वाली उपाधियां, राजाओं को मिलने वाले सम्मान, उनको मिलने वाली पेंशन, उनका सम्मान हुआ करती थी, वो सम्मान छीन लिया। इन राजाओं के मन में अंग्रेजों के प्रति हीनता का भाव आ गया और अब ये विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे। बस चिंगारी लगना बाकी थी। और इसके बाद मुगल बादशाह के साथ किया गया अपमानजनक व्यवहार। गवर्नर जनरल एलिन ब्रो ने उसे भेंट देना बंद कर दिया, उपहार देना बंद कर दिया, सिक्कों पर से उसका नाम हटा दिया। डलहौजी ने उसे लाल किला खाली कर कर महरौली में रहने को कहा कि तुम महरौली में रहो। भाई साहब कोई भी एक देश प्रेमी जो है ना, वो अपने राजा के साथ में अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आप और हम मिलकर के अपने राजा को गाली दे लेंगे, लेकिन कल से अगर पाकिस्तान जो है वह हमारे राजा को, हमारे नेता को गाली देगा तो क्या हम स्वीकार करेंगे? क्या ना भाई साहब, घर में घुस के मारेंगे जी, नया भारत है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अंग्रेजों ने कहा जी बंद करो, भेंट मत दो। एलन ब्रो ने कहा सिक्कों से नाम हटा दो। डलहौजी ने कहा लाल किला खाली करो और महरौली में लहने चले जाओ। वाह गजब। कैनिंग ने घोषणा करी कि बहादुर शाह के बाद मुगल शासकों को सम्राट का जो पद है उससे वंचित कर दिया जाएगा। कैनिंग ने घोषणा करी कि बहादुर शाह के बाद के जितने भी मुगल बादशाह है उनको सम्राट का पद नहीं दिया जाएगा। लो साहब, इसका मतलब सीधा सीधा भारत के माई बाप कौन होने वाले थे? अंग्रेज होने वाले थे। आर्थिक कारण देखिए, पहला, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी, या आर्थिक नीतियां भारतीय व्यापार और उद्योगों के विरुद्ध थी। ये भारत से कच्चा माल विदेश लेकर के जाते थे और विदेश से तैयार माल हमारे भारत देश में लाते थे, क्योंकि इनको भारत बहुत बड़ा बाजार नजर आता था। आप एक बात देखिए, भारत, अंग्रेजों ने जो भारत में रेलवे का विकास किया था, क्या ये रेलवे का विकास इसलिए किया था कि आप और हम जो है दिवाली के अवसर पर गांव जा सके? ना मेरे दोस्त, ये इन्होंने किया था कि ताकि भारत के आंतरिक भागों से जो माल है, कच्चा माल है, उसे समुद्र तट तक लेकर आया जाए और उसे जहाज में लाद करके ब्रिटेन भेजा जाए, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के तहत कई सारे उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी। उस कच्चे माल को ब्रिटेन में औद्योगिक इकाइयों में परिष्कृत कर माल तैयार किया जाए और उस तैयार माल को भारत के समुद्र तटों तक लाया जाए। फिर उन्हीं रेलगाड़ियों के माध्यम से, जो रेलगाड़ियां भारत के आंतरिक भागों से कच्चा माल लेकर समुद्र तट तक आ रही थी, वही रेलगाड़ियां समुद्र तट से अब कच्चा माल लेकर के कहां जाएगी? भारत के आंतरिक भागों में जाएगी। तो अंग्रेजों ने रेलगाड़ियों का विकास आपके और हमारे लिए नहीं किया था, यह किया था उन्होंने अपने आर्थिक लाभ के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1813 ईस्वी में अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। परिणामतः भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हो गया। फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई। फ्री ट्रेड पॉलिसी का तात्पर्य था कि ब्रिटेन से भारत में जो माल आ रहा था उसके ऊपर कोई कर नहीं लगाया और भारत के माल के ऊपर अनाप शनाप कर लगा दी। ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आने लगी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धन का निष्कासन का प्रभाव भी भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों पर पड़ा। दादा भाई नौरोजी हुए हैं जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह कहते हैं कि अंग्रेजों ने कई सारे गैर कानूनी तरीकों से, गलत तरीकों से भारत का धन भारत के बाहर लेकर के गए और उस धन का भारत को कोई लाभ नहीं मिला। अब भारत में पैसा ही नहीं रहा तो भारत के लोग अपने उद्योगों को चलाएंगे कैसे? उनके पास तो संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो धीरे 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 वह उद्योग क्या होने लगे? समाप्त होने लगे। क्लियर? आगे बढ़िए। अंग्रेजों ने भारत में खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यवसायिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया। परिणामतः भारत में भूखमरी बढ़ी और इससे अकाल जो है वह अकाल पड़ने लगे। पहले क्या होता था, सब भारत में खाद्यान्न फसलें उपजाई जाती थी, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जो आदि। अंग्रेज आए, इन्होंने कहा जी तुम चाय उगाओ, तुम कहवा उत्पादन करिए, तुम कपास उत्पादन करिए। अब एक बात बताइए, चाय के माध्यम से या मनुष्य पेट भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। तो भारत में अचानक से क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन तो गिर गया और व्यवसायिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया। तो भारत में इस परिस्थिति में भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी। अब एक ही खेत से आप बार बार एक ही तरह की फसल उत्पादन कर रहे हैं तो बंजर हो जाता था।
परिणामतः बार बार अकाल पड़ने लगे। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। हस्तशिल्प और परंपरागत उद्योगों का विनाश हुआ। लोगों में असंतोष, उत्पीड़न की भावना को जन्म मिला। समय के साथ क्रांति में परिवर्तन हो गया। एक समय था जब बंगाल के ढाका की मलमल जो है वह विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थी। मलमल की एक पूरी साड़ी एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में आ जाया करती थी। पूरी मलमल की साड़ी को आप अंगूठी में से निकाल सकते थे। अंग्रेजों ने आकर के उन मलमल बनाने वाले जो कारीगर हुआ करते थे, हथकरघे हुआ करते थे, उनकी उंगलियों को, उनके अंगूठों को काट दिया। एक समय जहां पर बंगाल की मलमल जो है, ढाका की मलमल पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरा करती थी, वह ढाका एक समय तक बुनकरों के हड्डियों से भरा पड़ा था। तो यह भी अंग्रेजों की ही देन थी। इन्होंने राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया। कई तरह के अनाप शनाप कर जो है वह हमारे भारतीयों के ऊपर लगाए। कई सारे ऐसे सामाजिक कारण थे। अंग्रेजों ने समय के साथ समाज भारत में कुछ सामाजिक सुधार किए। जैसे पहला, 1759 में जॉन सॉर ने कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया। अब आप कहोगे जी तो बहुत बढ़िया बात है सर, बालिकाओं को जहां पहले मारा जाता था, जॉन सॉर ने आकर के 1759 में प्रतिबंध लगा दिया। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाई थी। बढ़िया था, पहले जीवित महिलाओं को जला दिया जाता था जी, बढ़िया काम किया जी। ठीक है। 1843 में एलिन ब्रो ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया। 1844 में कैंप बेल ने नलबली पर प्रतिबंध लगाया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी। आप कहोगे सर अंग्रेजों ने तो बढ़िया काम किया था, फिर 1857 की क्रांति का कारण क्यों बना? भारत में दो तरह के लोग थे। एक तो वह थे जो सुधार की मांग कर रहे थे, सुधारवादी थे, और एक वो थे जो रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे। आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में कई सारे रूढ़िवादी लोग रहते हैं जो महिलाओं के घूंघट के जो है वह क्या होते हैं, हिमायती होते हैं। मैं यहाँ पर भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो रूढ़िवादी भारतीय, हम 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, इन रूढ़िवादी भारतीयों ने कहा जी अंग्रेज आकर के हमारे भारत के सामाजिक जो सामाजिक रूढ़िवादिताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनमें आकर के हस्तक्षेप कर रहे हैं जी, ये तो गलत बात है। और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों को ये बुरा लगा कि भाई साहब हम तो बाल विवाह करते हैं, हमारी तो परंपराएं चली आ रही है, हम तो महिला को जलाते हैं, हमारे पूर्वजों भी जलाया करते थे जी जिंदा महिला को। ठीक है। हम तो कन्याओं का वध करेंगे क्योंकि हमारा तो बेटा ही जरूरी है, क्योंकि बेटा जो है वही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। भाई साहब रूढ़िवादी भारतीयों ने कहा ये गलत कर रहे हो ना। ठीक है। सुधार भी पसंद नहीं थे भाई साहब। ईसाई मिशनरियां जो है लगातार धर्मांतरण का प्रयास कर रही थी। ईसाई मिशनरियां जो है लगातार यह कार्य कर रही थी कि भारतीयों को किस तरह से ईसाई बनाया जाए। इसके अलावा 1850 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया। इस कानून में एक छोटा सा प्रावधान किया गया, छोटा सा नहीं, प्रावधान बहुत बड़ा था, लेकिन लाइन बड़ी छोटी लिखी गई। ईसाई धर्म ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है उसकी पैतृक संपत्ति से उसे कभी भी वंचित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए एक पिता है, एक पिता है, उसने 500 करोड़ की संपत्ति बना ली, लेकिन नियम बना दिया अगर वो ईसाई धर्म स्वीकार करेगा तो उसकी जो 500 करोड़ की संपत्ति है उसके पुत्र वाई को दे दी जाएगी। अगर वो ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करता है एक्स व्यक्ति, तो उसकी जो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है वह ब्रिटिश सरकार जब्त कर लेगी। भाई साहब, आदमी पैसा क्यों बनाता है, आदमी प्रॉपर्टी क्यों बनाता है? अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए बनाता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो इसीलिए उस व्यक्ति ने ईसाई धर्म को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। तो भारतीयों को लगने लगा कि ये तो जबरन ईसाई बनाया जा रहा है। इससे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज जबरन ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना चीजें? हाँ या ना का जवाब दीजिए। इतिहास विषय के नए, वो पुराना कोर्स नहीं पढ़ाता, मैं पहले ही बता दूं, पूरी तरह से नए अपडेटेड लाइव कोर्स में पढ़ाता हूं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत शानदार एप्लीकेशन आप सबके लिए, आप सबकी सुविधाओं के लिए है। ये बात ध्यान रखिएगा। शिक्षक कोर्स बेचने के बाद में विद्यार्थी से बात नहीं करते, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा, हमेशा करूंगा, आपकी सफलता तक करूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं कुछ सैन्य और सैनिक कारण कि अंग्रेज सेना में जो कार्यरत भारतीय सैनिक थे इनमें असंतोष व्याप्त था। अब साहब इस असंतोष का कारण क्या था? कि वेतन कम मिलता था, पहली बात तो भारतीयों को, दूसरा इनकी पदोन्नति की संभावनाएं बड़ी कम थी। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों की संख्या बेहद ज्यादा थी, लेकिन इन्हें सेना में छोटे पद दिए जाते थे। अंग्रेजों की तुलना में भारतीय सैनिक बहुत योग्य थे सब, ठीक है ना, लेकिन इन्हें छोटे पद दिए जाते थे।
इन पर सैनिक करने वाले जो राज करने वाले जो सैनिक थे ना, वो ब्रिटिश सैनिक थे। बताओ भाई साहब, जो अयोग्य थे, बाहर से आयातित थे, भारत के बारे में जानकारी नहीं थी, वह लोग इन सैनिकों पर राज कर रहे थे। भारतीयों को लगने लगा कि ये तो गलत है जी, हम इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर राज करने वाले लोग अंग्रेज हैं। ब्रिटिश सेना में विशेषतः बंगाल में लगभग 60% सैनिक अवध, यानी कि अवध जिसे सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। एक छोटा सा प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, सैनिकों की पौधशाला किसे कहा जाता है? अवध को कहा जाता था। तो 60% सैनिक अवध सैनिकों की पौधशाला और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग के थे। इनमें से अधिकतर सैनिक जो है वह ब्राह्मण और राजपूत हुआ करते थे। इसलिए चार्ल्स नेपियर ने सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े का सैनिक कहा, जिस पर इसका कोई विश्वास नहीं था। अंग्रेज भी कभी कभी क्या है ना, कोई ऐसा वक्तव्य दे दिया करते थे जो सैनिकों के लिए सही नहीं होता था। चार्ल्स नेपियर ने क्या कहा कि भारतीय सैनिक तो उच्च जाति के भाड़े के सैनिक है, अधिकतर सैनिक ब्राह्मण और राजपूत थे। क्योंकि अंग्रेजों की नीति क्या थी पता है आप लोगों को? बांटो और भागो, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने सोचा भारत में जातिवाद जब तक जिंदा है ना, तब तक अंग्रेजी शासन जिंदा रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जातिवादी छोड़ो भाई साहब, देश के विकास के लिए काम करो। चार्ल्स नेपियर ने इन्हें उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा, जिस पर इसका कोई विश्वास नहीं था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया। इसके माध्यम से सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया। पहले सैनिक दूर दराज में तैनात होते थे, तो उन्हें एक अवसर मिलता था कि भाई आप जो है वो अपने परिवार के लिए पत्र लिख दो, वो पत्र बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। महीने में 2-3 बार ऐसा करने का एक अवसर प्राप्त होता था सैनिकों को। लेकिन 1854 में डाकघर अधिनियम के माध्यम से सैनिकों को जो निःशुल्क डाक की सुविधा मिल रही थी उसे समाप्त कर दिया। अब सैनिक अपने परिवार वालों के साथ में संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा था। सैनिकों में असंतोष का एक अन्य प्रमुख कारण 1856 ईस्वी का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी था। कुछ अधिनियम अंग्रेजों ने इस दौरान ऐसे लाए, जैसे 1850 ईस्वी का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, 1854 का डाकघर अधिनियम, 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसमें क्या कहा कि किसी भी सैनिक को जब भी आदेश दिया जाए उसे समुद्र पार लड़ने के लिए जाना होगा। अब भारत में क्या होता था सर? भारत में समुद्र पार करने को अपराध माना जाता था। समुद्र पार करने का तात्पर्य है कि आपने अपराध कर लिया। आप राजा रामानुज जो हैं, गणितज्ञ हुए हैं, उनकी बायोग्राफी देखिएगा, यूट्यूब पर उपलब्ध है। वह समुद्र पार कर करके गए तो उनके गांव वालों ने उनके परिवार वालों को जो है वह गांव के बाहर कर दिया था। वो बीमार हो गए तो ऐसी किंवदंतियां प्रचलित हो गई कि जल देवता नाराज हो गए, यानी कि हम रूढ़िवादी भारतीय थे। इस बात का इन्होंने कहा जी नहीं जी, गलत बात। कुछ तात्कालिक कारण भी था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में पुरानी राइफल चलती थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर नई रॉयल एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। ठीक है साहब, नई राइफल लाई गई। रॉयल एनफील्ड राइफल वजन में काफी हल्की थी, निशाना अचूक लगता था। ठीक है, मतलब बहुत बिना किसी चूक के निशाना लगाया जा सकता था। एक बार में ज्यादा राउंड फायर किए जा सकते थे ब्राउन बेस राइफल की तुलना में। भारत में इसका प्रारंभिक प्रयोग अंबाला और दमदम में किया गया था। ठीक है, इसका उत्पादन बुलिच आर्सेनल नाम का एक कारखाना था, यहां पर होता था। और इसका पहला प्रयोग 1856 के क्रीमिया युद्ध में किया था। क्रीमिया युद्ध में जब इसका प्रयोग किया गया तो बड़ा सफल हुआ, इसीलिए अंग्रेज बड़े प्रसन्न हो गए जी कि मजा आ गया, हमारे पास एक नई राइफल आ गई। ठीक है साहब, इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी, बस यही मामला गड़बड़ हो गया। सैनिकों को जब इनका प्रयोग करना होता था कारतूसों का, तो मुंह से फाड़ना होता था। तो अगर वो हिंदू है तो गाय उसके लिए काफी पवित्र है, और मुस्लिम धर्म में सुअर का मांस हराम माना जाता है। बस इसी बात से जो है वह मामला गड़बड़ हो गया। ये पुरानी ब्राउन बेस राइफल है, ये नई रॉयल एनफील्ड राइफल थी। अब क्या होता था, जो ये कारतूस होता था इसको बांधा या पैक किया जाता था गाय और सुअर की चर्बी के माध्यम से, ताकि ट्रेवल यानी कि जो कारतूस यात्रा करते हुए भारत पहुंच रहा है उस कारतूस में से बारूद बाहर नहीं निकले और वो अच्छे से पैक रहे। तो कारतूस, बारूद और गोली ऊपर बांधा जाता था गाय सुअर की चर्बी के माध्यम से। इसका प्रयोग करने के लिए सैनिक को इसको दांतों से काटना पड़ता था। इस तरह से दांतों से काटेगा तो स्वाभाविक बात है उसमें जो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है वो अंदर चली जाएगी। बंदूक में डालता था, लोहे की डंडी से उसको अपलोड करता था और उसे लॉन्च कर दिया करता था। बस
यही बात जो है भारतीय सैनिकों में बड़ी तेज गति से फैली कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का निश्चय किया। ये थे 1857 की क्रांति के कुछ कारण। क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आकर के। हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। आप यहाँ पर आकर के 15 से ज्यादा इतिहास के ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूर्णतः लाइव कोर्स चल रहा है पेपर 2 के लिए। ये पूरी तरह से लाइव कोर्स है, ये बात ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डेड नहीं है सर। रिकॉर्डेड कोर्स अलग से है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, यह भी बिल्कुल नया है। जो लाइव में क्लास होती है ना, उसको ही हम रिकॉर्डेड में अपलोड करते हैं। लाइव रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स इतिहास का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी परीक्षाओं के लिए है। इसके अलावा 15 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स चंदू सर की क्लास के मंच पर उपलब्ध है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी, बातें समझ में आ गई होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम चंदू जैन है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन नए कोर्स पढ़ने के लिए। नमस्कार।